नमस्कार। आज की कहानी है धुंधलका। अपर्णा आज रात की फ़्लाइट से बोस्टन जा रही है। पता नहीं अब कब मिलेगी भी या नहीं। मैं नहीं चाहता कि वह जाए। मुझे पक्का यकीन है कि वह भी नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटी की वजह से जाना ही है उसे। अपर्णा ने कहा था, सौरभ, अकेले पेरेंट की यही समस्या होती है। फिर कोयल तो मेरी इकलौती बेटी है। एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते। एक वक्त के बाद शायद वह अकेले रहना सीख जाए, पर मैं तो बिल्कुल नहीं एडजस्ट कर सकती। इधर वह कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर फील करने लगी है। पिछले 2-3 साल में उसमें बहुत बदलाव आया है। यह बदलाव उम्र का भी है। फिर भी मैं नहीं चाहती कि वह कुछ ऐसा सोचे या समझे जो हम तीनों के लिए तकलीफ़ दे हो। मैं उसे देखता रहा। पिछले 2 साल में उसमें बदलाव आया है, यानी कि जब से मैं अपर्णा से मिला हूँ। हो सकता है कि उसकी बात का मतलब यह न हो, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ। अपर्णा ने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। सौरभ, तुम्हें छोड़कर जाने का दुख मुझे भी है। दरअसल कोयल वहीं पढ़ना चाहती है। कुछ साल पहले जब उसकी कजिन वहाँ से आई थी, तभी से उसने मन बना लिया था। अब मेरे लिए अपना नहीं, कोयल का करियर ज़्यादा ज़रूरी है। कोयल हॉस्टल में भी रह सकती है। तुम्हारा जाना ज़रूरी है, मैंने अपर्णा का हाथ पकड़ते हुए कहा था। उसकी पनीली आंखें देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ गया। मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। वैसे भी मैं उसे किस हक से रोक सकता हूँ? सब कुछ होते हुए भी वह मेरी क्या है? क्या आज समझ में आ रहा है हम दोनों की एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या जगह है। दोनों के रिश्ते का दुनिया की नज़र में कोई नाम भी नहीं है। अगर मेरे सामने यही हालात होते तो मेरी बीवी की कोई समस्या या मेरी ही बेटी को जाना होता पढ़ने, तो क्या मैं भेज देता झट से उसे बोस्टन या किसी भी हॉस्टल में? मैं आसपास के शहर में भी नहीं भेज पाता। मुझे चुप देखकर अपर्णा ने भरे और नर्म स्वर में कहा था, हमें अच्छे और प्यारे दोस्तों की तरह अलग होना चाहिए। इन 2 सालों में तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम समझ सकते हो मुझे कैसा लग रहा होगा। तुम भी ऐसे उदास हो जाओगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी भला? उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कितनी जल्दी रंग बदलती है उसके चेहरे की धूप। रंग ही बदलती है, साथ नहीं छोड़ती, अंधेरे को नहीं आने देती अपनी जगह। मैं उसे उदास नहीं देख सकता। मुस्कुराते हुए कहा था, दरअसल बहुत प्यार करता हूँ ना तुम्हें, इसीलिए पजेसिव हो गया हूँ, और कुछ नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैं तुम्हें जाने से रोक नहीं रहा, पर इस फैसले से खुश भी कैसे हो सकता हूँ? यह कहकर मैं एकदम उठकर अपने चैम्बर में आ गया। अपने इस बर्ताव पर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मुझे उसे दुखी नहीं करना चाहिए। यह वही अपर्णा तो है जिसने पिछली बार अपना प्रमोशन सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे दूसरे शहर जाना पड़ता और वह मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तब मैं उसे जाने के लिए कहता रहा था, तुम्हें कहाँ पाऊंगी वहाँ। उसकी आंखें घने बादलों से ढकी शाम हो गई थीं जैसे। जब मैं अपनी कंपनी की इस ब्रांच में नया नया आया था, अच्छा भला था, अपने काम और परिवार में मस्त। घर में सारी सुख सुविधाएं थी। बीवी और 2 बच्चों का वह परिवार जो अमूमन सुखी कहलाता है, सुखी ही था। हाँ, मेरी कस्बाई तौर तरीक़ों वाली बीवी मुझे कभी कभी निराश कर देती थी और वह शादी के बाद से ही खुद को बदलने में लगी है। पता नहीं यह प्रक्रिया कब खत्म होगी, शायद कभी नहीं। बच्चे हर लिहाज से एक उच्च अधिकारी के बच्चे दिखते हैं। मानसिकता तो मेरी भी न पूरी तरह महानगरीय है, न ही कस्बाई पूर्वाग्रहों से पीछा छूटता है। मेरा टूटा फूटा घर और गांव कस्बा हमेशा मुझ पर हावी रहा। कुछ मामलों में अभी तक यहीं आकर अटक जाता था। वह तो मेरे छोटे से कस्बे की तारीफ़ें और वहाँ के माहौल की बातें सुनकर अपर्णा ने मुझे काफ़ी हद तक बदल दिया था। उसने कहा था, तुम्हारे जैसे लोग पढ़ने लिखने बड़े शहरों के कॉलेज और हॉस्टल में आते हैं, नौकरी उससे भी बड़े शहर में ढूंढते हैं, इन शहरों में पैसा कमाते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन बातें टूटे फूटे घरों और फटे कपड़ों और गिरवी पड़े खेतों की ही करते हैं। तुम भी वैसे ही हो। यहाँ रहकर यहाँ की कितनी बुराइयाँ करते हो। अरे हम लोग तुम्हारे गांव कस्बों की पैरवी नहीं करते तो गालियाँ भी तो नहीं देते। यहाँ रहकर अमीरों को कोसने से अच्छा है कि उन गरीबों के लिए वाकई कुछ करो जिनकी सिर्फ बातें ही करते हो। मैं उसका मुंह देखता रह गया। मैंने तो बड़े जोश
से बोलना शुरू किया था, उसे इम्प्रेस करने के लिए। वह ठीक ही तो कह रही थी। आगे से मैंने ऐसी बातें करना बंद कर दिया था। अब उन लोगों से भी झगड़ा हो जाता था जो ऐसी भाषणबाजी करते थे। कितनी अलग लगी थी अपर्णा ऐसी बातें करते हुए। पहले मैं क्या क्या सोचता था उसके बारे में। इस ऑफिस में पहले दिन अपर्णा राजदान को देखा तो आंखों में चमक आ गई थी। चलो रौनक तो है, तन मन दोनों की सेहत ठीक रहेगी। पहले दिन तो उसने देखा तक नहीं, बुझ सा गया मैं। फिर ऐसी भी क्या जल्दी है, सोचकर तसल्ली दी खुद को। पहले पता तो चल जाए कि चीज़ क्या है यह, फिर उसी हिसाब से पटाया जाए। उससे अगले दिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था। हाथ मिलाते हुए बड़ी प्यारी मुस्कान आई थी उसके होठों पर। देखता रह गया मैं। कुल मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मस्ती करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑफिस में भी उसके बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी, ख़ास तौर से मर्दों में। उन्हें झटक जो देती थी वह अपने माथे पर आए हुए बालों की तरह। खैर, कभी कभी की हाय हेलो गुड मॉर्निंग में बदली। एक दिन उसने चाय के लिए कहा। उसी के चैम्बर में बैठे थे हम। मुझे बात बनती सी नज़र आई थी, पर तभी चोपड़ा साहब आ गए थे। कई बातें हुई पर मेरे मतलब की कोई नहीं। मैंने मन ही मन हजारों गालियां दे डाली थी उन्हें। आगे चलकर चाय कॉफ़ी का दौर जब बढ़ गया तो अतुल सिन्हा ने कहा था, चाय सिर्फ चाय तक ही हो या आगे भी बढ़े हो। मैंने गर्दन अकड़ा ली और टेढ़ी सी स्माइल दी। मैं खुद को यकीन दिलाने में जुटा रहता कि मैं उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद हूँ। कभी कोई कह देता सिगरेट शराब पीती है, तो कोई कह देता ढेरों मर्द हैं इसकी मुट्ठी में। कोई कहता साड़ी देखो कहाँ बांधती है, सेंसर बोर्ड इसे नहीं देखता क्या। जवाब आता, इसे जीएम देखता है ना। ऐसी बातें मुझे उत्तेजित कर जाती। कब वह आएगी मेरे हाथ। और तो और अब तो मुझे अपनी बीबी के सारे दोष जो मैं भूल चुका था या अपना चुका था कांटों की तरह चुभने लगे। उसे देखता तो लगता कि कैक्टस पर पाँव आ पड़ा है। कितनी अलग है वह अपर्णा से, कितना फ़र्क है दोनों में। पहला फ़र्क तो बीबी होने का ही था। बीबियाँ ऐसी क्यों होती हैं। वह कितनी सख्त दिल और अपर्णा में कितनी नरमी। वह किसी शिकारी परिंदे सी चौकस और चौकन्नी, और अपर्णा नर्म नाजुक प्यारी मैना सी। कुछ खबर रखने की कोशिश नहीं करती कि कहाँ क्या हो रहा है और कोई उसके बारे में क्या कह रहा है। अपर्णा का फिगर कमाल का, ग्रेट, और इसे लाख कहता हूँ एक्सरसाइज करने को, डाइटिंग करने को, पर नहीं। कैसी लगेगी वह नीची साड़ी में। उसकी कमर तौबा, मोटी तो नहीं है पर शरीर में कोई कर्व ही नहीं। यह सब दिखने के बाद भी घर में मेरा बिहेवियर ठीक रहा। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। एक दिन अपर्णा ने पूछ ही लिया परिवार के बारे में। मैंने बताया कि बीबी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है, तो उसने भी बताया कि उसकी भी एक बिटिया है, कोयल नाम है उसका। पति के बारे में न उसने कुछ बताया न ही मैंने पूछा। पूछकर मूड नहीं ख़राब करना चाहता था। हो सकता है कह देती, मैं आज जो कुछ हूँ न उन्हीं की वजह से हूँ, या बहुत प्यार करते हैं मुझे, उनके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। अमूमन बीबियाँ यही कहती हैं। मेरे ख्याल से पति भी ऐसे ही कहने के लिए, या सच में। हाँ, अगर वह ऐसा कह देती तो यह जो थोड़ी बहुत नज़दीकी बढ़ रही है वह भी ख़त्म हो जाती। लेकिन एक बात हुई थी, वह मुझे कहीं से भी वैसे नहीं लग रही थी जैसा सब कहते थे। पहली बार मुझे लगा कि मैं अपर्णा के जिस्म के अलावा कुछ और भी सोच सकता हूँ। क्या मेरी राय बदल रही थी। फिर ऑफिस की ओर से न्यू ईयर की पार्टी अरेंज की गई थी। अपर्णा गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की पारदर्शी साड़ी पहनी हुई थी, लो कट ब्लाउज़ के साथ। कैसे बेतकल्लुफ़ी से वह सिगरेट पी रही थी। उसने जिन भी पी थी शायद। मेरी सोच फिर डगमगा सी गई। अजीब सी खुशी भी हो रही थी, एक उत्तेजना भी थी। यह तो बहुत बाद में जान पाया कि सिगरेट शराब पीने से औरत बदचलन नहीं हो जाती। अगली सुबह अपर्णा फिर वैसी की वैसी, पहले जैसी, थोड़ी सोबर थोड़ी चंचल। चाय पीते हुए मैंने उससे कहा, कल तुम बहुत खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी। मैंने पहली बार किसी औरत को इतनी सिगरेट शराब पीते देखा है। कुछ खास था कल तुम में। अपर्णा ने आंखें फैलाते हुए कहा,
मैं तुम्हें शराब पीते हुए ग्रेसफुल लगी? वेरी स्ट्रेंज, बट दिस इज़ अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आज सुनने को मिलेगा, जाने मन कल बहुत मस्त लग रही थी। या क्या चीज़ है यार यह औरत भी। उसकी हंसी रोके न रुक रही थी। अब मैं उससे कैसे कहूँ कि मैं भी उन्हीं मर्दों में से एक था। मस्त तो लग ही रही थी। चीज़ तो मैं भी कहता था उसे। अगले दिन उसने अपनी बेटी कोयल के जन्मदिन पर बुलाया था। सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है, मेरा मतलब ऑफिस से, और एक नवनीता को। नवनीता को तो खैर आना ही है, वह नहीं तो बर्थडे नहीं। मेरी उत्सुकता चौकन्नी हो गई थी। उसकी चमकती आंखों में क्या था, मेरे प्रति भरोसा या कुछ और? क्यों सिर्फ मुझे ही बुलाया है? उसे लेकर अतुल सिन्हा से झगड़ा भी कर बैठा। क्यों पटा लिया तितली को? कितने गंदे तरीके से कहा था उसने। किसकी और क्या बात कर रहे हो? उसकी, जिससे आजकल बड़ी घुट घुट कर बातें हो रही हैं। वही जिसने सिर्फ तुम्हें दावत दी है। गजब की चीज़ है ना। बस बात तो बढ़नी ही थी और अच्छे खासे झगड़े में भी बदल गई थी। मैं यह सब न चाहता था, न ही कभी मेरे साथ यह सब हुआ था। खुद पर ही शर्म आ रही थी मुझे। मैं सोचता रहा, हैरान होता रहा कि यह सब क्या हो गया, क्यों बुरा लगा मुझे। खैर, इन सारी बातों के बावजूद मैं गया था। नवनीता की मदद से कोयल के लिए ड्रेस खरीदी थी। उसी ने बताया था कि इस जन्मदिन पर 15 साल की हो जाएगी वह। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का चेहरा आ गया। वह भी तो इसी उम्र की है। मैंने देखा था कि कोयल के दोस्तों के अलावा मैं और नवनीता ही आमंत्रित थे। नवनीता को तो होना ही था, बस मैं ही था। अच्छा भी लगा और अजीब भी। थोड़ी देर बाद पूछा था मैंने, कोयल के पापा कहाँ हैं? हम अलग हो चुके हैं। उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। मैं अपनी बिटिया के साथ रहती हूँ। कायदे से, अपनी मानसिकता के हिसाब से तो मुझे यह सोचना चाहिए था कि तलाकशुदा औरत और ऐसे रंग ढंग, कहीं कोई दुख तकलीफ़ नज़र नहीं आती। ऐसे रहा जाता है भला? जैसे कि तलाकशुदा या विधवा होना कोई कसूर हो जाता है और ऐसी औरतों को रोते बिसुरते ही रहना चाहिए। लेकिन यह जानकर पहली बात मेरे मन में आई थी कि तभी इतना कॉन्फिडेंस है। आज के वक्त में अकेले रहते हुए अपनी बच्ची की इतनी सही परवरिश करना वाकई सराहनीय बात है। वह मुझे और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, बल्कि इज्जत करने लगा मैं उसकी। एक और बात भी आई थी मन में कि ऐसी खूबसूरत और अक्लमंद बीबी को छोड़ने की क्या वजह हो सकती है। अब मैं उसके अंदर की अपर्णा तलाशने में लग गया। उसके जिस्म का आकर्षण खत्म तो नहीं हुआ था, पर मैं उसके मन से भी जुड़ने लगा था। मेरी आँखों की भूख, मेरे जिस्म की उत्तेजना पहले जैसी न रही। हम काफ़ी करीब आते गए थे और उसके घर भी जाने लगा था। कभी कभार उसने भी आना चाहा था, पर मैं टालता रहा। अब उसे लेकर मैं पहले की तरह नहीं सोचता था। मैं उसे समझना चाहता था। एक शाम को कोयल का फ़ोन आया था। अंकल, माँ को बुखार है, नवनीता आंटी हैं नहीं शहर में, आप आ सकते हैं क्या? 4-5 दिन लग गए थे उसे ठीक होने में। मैं अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता था और वह मना भी नहीं करती थी। हम दोनों को ही अच्छा लग रहा था। इस दौरान कितनी बार मैंने उसे छुआ, दवाई पिलाई, सहारा देकर उठाया बिठाया, लेकिन मन बिल्कुल शांत रहा। उस दिन वह काफ़ी ठीक लग रही थी। मेरे आने पर उसी ने चाय बनाई। चाय पीकर वह मेरे एकदम पास बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कंधे से सिर टिकाकर बैठ गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कभी उसका हाथ तो कभी बाल सहलाता रहा। तभी मैं उठने लगा तो वह लिपट गई मुझसे। पिंजरे से छूटे परिंदे की तरह एक अजीब सी बेचैनी दोनों महसूस कर रहे थे। मैंने उसे हल्के से चूम लिया और घर आ गया। मैं बदल गया था क्या? सारी रात सुबह के इंतज़ार में काट दी। सुबह अपर्णा ऑफिस आई थी। बदली बदली सी लगी वह, कुछ शर्माती सी, कुछ ज़्यादा ही खुश। उसके चेहरे की चमक मुझे बता रही थी कि उसके मन की ज़मीन को छू लिया है मैंने। मुझे समझ में आ रही थी यह बात, यह बदलाव। अपर्णा से मिलकर मैंने यह भी जाना था कि कोई भी रिश्ता मन की ज़मीन पर ही जन्म लेता है और पनपता है। सिर्फ देह का देह से रिश्ता रोज़ जन्म लेता है और रोज़ दफन भी हो जाता है। रोज़ दफनाने के बाद रोज़ कब्र से कोई कब तक निकालेगा उसे?
इसलिए जल्दी ही ख़त्म हो जाता है यह। कितनी ठीक थी यह बात। मैं खुद ही मुग्ध था अपनी इस खोज से। फिर मन से जुड़ा रिश्ता देह तक भी पहुंचा था। कब तक काबू रखता मैं खुद पर। अब तो वह भी चाहती थी शायद। उसका बदन तो जैसे बिजलियों से भर गया था। अधखुली आंखें, तेज सांसें, कभी मुझसे लिपट जाती तो कभी मुझे लिपटा लेती। यहाँ वहाँ से कसकर पकड़ती अपर्णा जैसे आंधी हो कोई, या कि बादलों से बिजली लपकी हो और बादलों ने झरोखा बंद कर लिया अपना, आज़ाद कर दिया बिजली को। कैसे आज़ाद हुई थी देह उसकी, कोई सीपी खुल गई हो जैसे, और उसका चमकता मोती पहली बार सूरज की रोशनी देख रहा हो। सूरज उसकी आंखों में उतर आया और उसने आंखें बंद कर लीं। जैसे एक मोती को प्यार करना चाहिए वैसे ही किया था मैंने। धीरे धीरे झील सी शांत हो गई थी वह। बिजली फिर से लौट गई थी, पर मैं जानता था कि वह अब इधर उधर इतराती रहेगी, कैद नहीं रह सकती। वह देखती रही मुझे और मैं उसे। इस वक्त तो मुझे खुश होना चाहिए था कि अपर्णा राजदान की देह मेरी मुट्ठी में थी, उसके जिस्म की सीढ़ियाँ चढ़कर जीत हासिल की थी। ये मेरे ही शब्द थे शुरू शुरू में, पर नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। अपर्णा बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा उसके बारे में कहा जाता था। यह रिश्ता तो मन से जुड़ गया था। अपर्णा ने धीरे से कहा, अब तक तो खुले आसमान के नीचे रहकर भी उम्र कैद भुगत रही थी मैं। सारी खुशियाँ, सारी इच्छाएं इतने सालों से पता नहीं देह के किस कोने में कैद थी। तुम्हारा ही इंतज़ार था शायद। और यही अपर्णा जिसने मुझे सिखाया कि दोस्ती के बीजों की परवरिश कैसे की जाती है, वह जा रही थी। उसी ने कहा था, इस परवरिश से मजबूत पेड़ भी बनते हैं और महकती नर्म नाजुक बेल भी। तो तुम्हारी इस परवरिश ने पेड़ पैदा किया या फूलों की बेल, पूछा था मैंने। यही अपर्णा जो मेरे वक्त के हर लम्हे में है, अब नहीं होगी मेरे पास। उसके पास आकर मैंने मन को तृप्त होते देखा है, मर्द के मन को। देह कैसे आज़ाद होती है जाना। पता चला कि मर्द कितना और कहाँ कहाँ गलत होता है। मुझे चुप चुप देखकर नवनीता ने ही एक दिन कहा था, उससे क्यों कट रहे हो सौरभ, उसे क्यों दुख पहुंचा रहे हो। इतने सालों बाद उसे खुश देखा तुम्हारी वजह से, उसे फिर दुखी न करो। दोस्ती का बरगद बनकर मैं बाहर आ गया अपने खोल से। मैंने उसका पासपोर्ट वीज़ा बनवाने में मदद की, मकान सामान बेचने में उसका हाथ बटाया। ढेरों और काम थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे होंगे। मुझे खुद को अच्छा लगने लगा, वह भी खुश थी शायद। उस शाम हम बाहर धूप में बैठे थे। कोयल इधर उधर घूमती पैकिंग वगैरह में व्यस्त थी। अपर्णा चाय बनाने अंदर चली गई। बाहर आई तो वह एक पल मेरी आंखों में बस गया। दोनों हाथों में चाय पकड़े, खुले बाल, नीली जींस, स्वेटर में वह बिल्कुल उदास मासूम बच्ची लग रही थी, पर साथ ही खूबसूरत भी। बहुत याद आओगे तुम, चाय थमाते हुए वह बोली थी। मैं मुस्कुरा दिया, वह भी। कई दिन से उसकी खिलखिलाहट नहीं सुनी थी। अच्छा नहीं लग रहा था। क्या करूं कि वह हंस दे। चाय पीते पीते धूप की गर्माहट कुछ कम होने लगी थी शायद, इसलिए ज़मीन पर उतर रही थी। चलो अपर्णा, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। चलो, वह एकदम खिल गई। अच्छा लगा मुझे। कोयल, चलो घूमने चलें, मैंने बुलाया उसे। नहीं अंकल, आप दोनों जाएं, मुझे ढेरों काम है और रात को हम इकट्ठे डिनर पर जा रहे हैं, याद है ना आपको? अच्छी तरह याद है। मैंने देखा था कि वह हम दोनों को कैसे देखती रही थी। एक बेबसी सी थी उसके चेहरे पर। थोड़ा आगे जाने पर मैंने अपर्णा का हाथ अपने हाथ में लिया तो वह लिपट कर रो पड़ी। मैंने गाड़ी रोक दी। क्या हो गया अपर्णा? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे लगा कि तुम अब अच्छे से नहीं मिलोगे, ऐसे ही चले जाओगे। नाराज़ जो हो गए थे, ऐसा लगा मुझे। तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ मैं कभी? मैं क्या, तुमसे तो कोई भी नाराज़ नहीं हो सकता। हाँ, उदास ज़रूर होंगे सभी। ज़रा जाकर तो देखो दफ्तर में, बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। वह मुस्कुरा दी। अब अच्छा लग रहा है रोने के बाद, मैंने मजाक में कहा तो हंस दी। शाम की धूप खिली हो जैसे। अपर्णा, मुझे आज धूप की तरह लग रही है। अपर्णा, तुम ऐसे ही हंसती रहना, बिल्कुल सब कुछ भुला कर, समझी? उसने एक बच्ची की तरह हाँ में सिर हिलाया। और
तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें अपने पास तलाश करता रहूँगा, फिर कभी मिल गई तो बातें करूँगा तुमसे। वैसे तुम कहीं भी चली जाओ, रहोगी मेरे पास ही। और क्या करोगे? और परवरिश करता रहूँगा उन रिश्तों की जिनकी जड़ें हम दोनों के दिलों में हैं। वह चुप रही। मैं भी। मेरा प्यार जो पिछले कई दिन से रात की रोशनी में किसी छाया सा लरज रहा था, अब स्थिर लग रहा था मुझे। मैंने अपर्णा से कहा भी, जानती हो, तुम्हारे जाने के ख्याल से ही डर गया था, रोकना चाहता था तुम्हें। इतने दिनों घुटता रहा, पर अब सब ठीक लग रहा है। अपर्णा ने कार रोकने के लिए कहा, फिर बोली, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, अपनी कीमत। जो तुम्हें पहले लगा वह भी ठीक था, जो अब लग रहा है वह भी ठीक है। पर एक बात याद रखना कि इस प्यार की बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मुझे पाने की चाह बनी रहनी चाहिए तुम्हारे दिल में। क्या पता अपर्णा कब आ टपके तुम्हारे चैम्बर में। कभी भी आ सकती हूँ मैं अपना हिसाब किताब करने। और वह खिलखिला कर हंस दी। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।